अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। तो चलिए इसको देखते हैं। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर बिचौलियों को समाप्त कर काश्तकार और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, कृषकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। भू सुधार के कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला, बिचौलियों की समाप्ति। दूसरा, भूधारण सुधार जैसे लगान का नियम, भूधारण की सुरक्षा और काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना। तीसरा, भू जोतों की सीमा निर्धारण पर अधिशेष कृषि भूमि को भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे कृषकों में वितरण करना। चौथा, भू जोतों की चकबंदी तथा उनके उप विभाजन तथा विखंडन को रोकना। पांचवा, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। और छठा, कृषि भूमि के दस्तावेजों के रख रखाव में सुधार। तो अब एक एक करके हम लोग इसको बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है बिचौलियों की समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ब्रिटिश शासन के दौरान तीन प्रकार की भू धृति प्रणालियां प्रचलित थी, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। आपने इसका नाम सुना होगा इतिहास के पन्नों में। तो इसमें फर्स्ट है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई थी, के अंतर्गत भूमि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के सामूहिक स्वामित्व में रखी जाती थी, जो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी होते थे। जमींदारी प्रथा में राजस्व संग्रहकर्ताओं को भूमि मालिकों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जमींदारी व्यवस्था दो प्रकार के थे। पहला, भू राजस्व को स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से निर्धारित करना तथा दूसरा अस्थायी, जिसमें 20 से 40 वर्षों के लिए राजस्व का निर्धारण करना और समय समय पर पुनर्निर्धारण की व्यवस्था। इस प्रकार राज्य तथा वास्तविक किसानों के बीच बिचौलियों का उदय हुआ, जिनकी भूमि में रुचि केवल बलपूर्वक भू राजस्व बढ़ाकर संग्रह करने में थी। इस प्रकार जमींदारी द्वारा उत्पीड़न तथा निर्दयता का प्रतीक बन गई और कृषि निम्न उत्पादकता वाली गहन कृषि बन गई। दूसरा है महालवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव की कृषि भूमि को ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत रखा गया, जिसके सदस्य सामूहिक रूप से भू राजस्व के लिए जिम्मेदार थे। यह प्रथा सर्वप्रथम आगरा और अवध तथा बाद में अविभाजित पंजाब में लागू की गई। भू राजस्व का संग्रह गांव के लंबरदारों तथा तालुकेदारों द्वारा किया जाता था, जो कमीशन के रूप में 5% प्राप्त करते थे। तीसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत व्यक्तिगत भूस्वामी सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार था। यह प्रथा सर्वप्रथम मद्रास में 1820 में तथा बाद में बंबई, बरार और मध्य भारत में लागू की गई। रैयत जब तक सरकार को नियमित रूप से लगान प्रदान करता था, उतने समय तक भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहता था, जिसमें कृषि भूमि को वह किराए पर बटाई भी दे सकता था। जमींदारों के द्वारा शोषण तथा निर्दयता को रोकने, भूमि पर कृषि कार्य करने वाले को स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्यों से स्वतंत्रता के बाद बिचौलियों का अंत किया गया। देश के विभिन्न राज्यों को में जमींदारी उत्पीड़न कानून 1948-1955 के बीच लागू किए गए। इन कानूनों द्वारा 2,60,000 से भी अधिक जमींदारों का उन्मूलन किया गया। जमींदारी उन्मूलन कानून में कई कमियों के कारण भूमि का हस्तांतरण वास्तविक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नहीं हो पाया। देश के कुछ हिस्सों में बिचौलियों का उन्मूलन अभी भी नहीं हो पाया है, जैसे भागलपुर में जल अधिकार, बिहार मेघालय में जोतदारी, गोवा में सामुदायिकता, उड़ीसा में न्यास भूमि धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी एवं महाराष्ट्र में देवस्थान एनम। अब दूसरा सब हेडिंग है काश्तकारी सुधार यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म। ब्रिटिश काल में भारत में कृषि निर्धारण की सामान्य व्यवस्थाएं जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी थी। छोटे और सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन मजदूर जमींदारों के खेत में कृषि कार्य में संलग्न थे। मोटे तौर पर तीन प्रकार के पट्टेदार थे। पहला, दखलदारी पट्टेदार,
स्थायी तथा वंशानुगत अधिकार वाले, दूसरा इच्छाधीन पट्टेदार या अस्थायी पट्टेदार तथा तीसरा उप पट्टेदार या शिकमी किसान। अस्थायी पट्टेदार तथा उप पट्टेदार की स्थिति अस्थायी थी और उनका शोषण होता था। इसके ऊपर से लगान वृद्धि और बेदखली के खतरे के साथ ही बेगारी के रूप में इनका शोषण किया जाता था। भारत में लगभग 20% कृषि भूमि बटाई कृषि के अंतर्गत है, जहां लगान स्वरूप कुछ कुल उत्पादन का 50% लिया जाता था। कुछ अवसरों पर किसानों को अपने उत्पादन का 2/3 तक लगान के रूप में देना पड़ता है। काश्तकारी सुधारों के अंतर्गत लगभग 11.5 मिलियन किसानों को भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया गया था। काश्तकारी सुधार निम्नलिखित बिंदुओं को काश्तकारी सुधार निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। पहला, लगान का विनियमन करना, यानी कि रेगुलेशन ऑफ रेंट। दूसरा, भूधारक की सुरक्षा। तीसरा, पट्टेदारों को भू स्वामित्व प्रदान करना। इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों ने निम्न प्रावधान किए हैं। ए, व्यक्तिगत कृषि के मालिकाना अधिकार दिए बिना सभी पट्टेदारों को भूधारकों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। बी, मालिकों को सीमित क्षेत्रों पर दोबारा अधिकार दिया गया, किसी भी स्थिति में एक पारिवारिक जोत से अधिक नहीं। यह इस शर्त पर कि पट्टेदार के लिए न्यूनतम भूमि छोड़ी गई है। सी, एक सीमा के अंतर्गत भूमि मालिक भूमि पर दोबारा स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, परंतु किसी भी हालत में पट्टेदार को न्यूनतम कृषि भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब थर्ड सब हेडिंग है लगान नियंत्रण, यानी कि रेंट कंट्रोल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रचलित लगान दर कुल उपज का 50% से भी अधिक थी। यह दर सामान्य किसानों के लिए बहुत ही अधिक थी। अतः कानून के द्वारा लगान की दर को कम करके इसे आंध्र प्रदेश में 20 से 30% और तमिलनाडु में 33 से 40% पर लगाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना से उपज के रूप में लगान को समाप्त कर नगद लगान कानून लाया गया। अब चौथा सब हेडिंग है भू जोतों की हदबंदी, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशिष्ट सीमा के बाद जमींदारों से उनकी भूमि को राज्य द्वारा हस्तगत करने तथा इसे छोटे संपत्ति धारकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए या भूमिहीन मजदूरों को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रदान करने की व्यवस्था थी। भू जोतों की सीलिंग भूमि के पुनर्वितरण तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति की प्रभावशाली माप है। भूमि सीलिंग की सीमा राज्यों में भिन्नता दर्शाती है। स्पष्ट है कि तालिका 9.7 से स्पष्ट है कि केरल तथा जम्मू कश्मीर में सिंचित कृषि भूमि की सीलिंग सीमा क्रमशः केवल 3.6 तथा 4.86 हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह 7.30 हेक्टेयर है। असिंचित कृषि भूमि की सीलिंग सीमा राजस्थान में 24 हेक्टेयर के ऊपर, तमिलनाडु में 20 हेक्टेयर से अधिक के ऊपर, जम्मू कश्मीर में 22 हेक्टेयर के ऊपर तथा पंजाब और हरियाणा में क्रमशः 21 से 71 हेक्टेयर तक है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है चकबंदी, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो ये चकबंदी वाला हम लोग कल पढ़ते हैं, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मेरा गला भी थोड़ा जवाब दे रहा है, तो इसलिए चकबंदी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। बाय बाय।